सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सनातन। दोस्तों, आज 30 नवंबर है 2022 और आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष एक पर्व के जैसा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसी पुण्य आत्मा ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया था जिसने अपने जीवन के अंतिम काल तक और अपने जीवन के अंत समय तक हमारे देश के स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ता रहा। एक ऐसे व्यक्ति का आज जन्म दिवस है जिन्होंने अकेले ही हमारे देश में अलग अलग भ्रष्ट नेताओं की बोलती बंद कर देने की साहस रखने वाला जज्बा लेकर पैदा हुए थे। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है जिन्होंने अकेले ही इस देश में लूट तंत्र को जन्म देने वाली 5000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने सीना ठोंक कर खड़े रहने वाले थे। जी हाँ, हम सब उनके नाम से परिचित हैं और प्यार से हम उन्हें भाई राजीव दीक्षित कहते हैं। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित का आज जन्म दिवस है और दुर्भाग्य से आज ही के दिन हम सबको छोड़ करके भाई राजीव दीक्षित ने अपने इस देह को इस धरती पर छोड़ के अपनी आत्मा को उस परम में लीन कर लिया, या कहें तो बड़े ही रहस्यमयी षड्यंत्रिक तरीके से एक ऐसे क्रांतिकारी की हत्या कर दी गई धीमे जहर के माध्यम से, जिसने अपने जीवन का बहुमूल्य और कीमती समय इस देश को खड़ा करने के लिए और इस राष्ट्र की मान्यताओं को बचाने के लिए दिया। भाई राजीव दीक्षित कहते थे कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे आपको भाई राजीव दीक्षित के जीवन से जुड़े हुए कुछ बातों को बताने आया हूं। चूंकि आज का दिन बहुत विशेष है, हमें उनके विचारों को, हमें उनके आदर्शों को मानने का और अपने जीवन में उतारने का। आज से करीब 60-65 साल पहले 30 नवंबर 1967 को भारत देश के उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नाम का एक जिला है, जहां पर एक दिव्य पुरुष का, एक सर्वोत्तम गुण वाली आत्मा का जन्म होता है। पिताजी का नाम राधे श्याम दीक्षित है और माताजी का नाम मिथिलेश कुमारी है। इन दो वीरों ने हमारे देश को एक ऐसा अमूल्य रत्न दिया जिसके बलिदानों का कर्ज भारत देश आने वाले सैकड़ों सालों तक चुकता नहीं कर सकता है। मुझ जैसे बहुत ऐसे देश और राष्ट्र को समर्पित लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई राजीव दीक्षित जी ने जो अपने जीवन काल में कर दिया वो तो बहुत अद्भुत और उत्तम है, और अपना जीवन खत्म करने के बाद भी उन्होंने सैकड़ों राजीव दीक्षित को जन्म दे दिया। राजीव भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके अपने ही गांव से हुई और फिर बाद में वो इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, और आज बीजेपी गवर्नमेंट, योगी सरकार आने के बाद उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। उस इलाहाबाद में आकर के भाई राजीव दीक्षित अपने छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी के साथ इलाहाबाद में अपनी उच्च शिक्षा को प्रारंभ किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात बनवारी लाल शर्मा जी से होती है, जो कि इलाहाबाद के ही एक प्रोफेसर और एक समाज सेवक रहे हैं। बनवारी लाल शर्मा जी के साथ मिलने के बाद चूंकि बचपन से ही राजीव भाई का मन देश और राष्ट्र की गंभीर मुद्दों पर चिंतन करने का रहा है, और चूंकि राजीव भाई ने अपने जीवन में जो कुछ भी समय बिताया वो इस देश की समस्याओं को ख़त्म करने के विचारों पर ही बिताया, और ये बात मैं स्वयं राजीव भाई के माता पिता के सानिध्य में 1 साल तक रह करके उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को आपसे बता रहा हूँ उस आधार पर। तो उसी विचारों को आगे बढ़ाने के बाद जब उनकी भेंट बनवारी लाल शर्मा जी से होती है, तब जाकर के उन्हें मालूम चलता है कि मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल नामक जिले में एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी, और
86 को ये घटना होती है और उस घटना में 2000 से ज्यादा लोग रातों रात मारे जाते हैं। घटना क्या होती है आप सबको मालूम है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी जिसका नाम आज भोपाल गैस कांड के नाम से हम सब जानते हैं। आज भी वहां बच्चे कुपोषित और विकलांग पैदा हो रहे हैं। एक खाद बनाने वाली यूरिया डीएपी जैसा ही एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी जो कि PL777 नाम का एक केमिकल बनाती थी, उस केमिकल को बनाने के लिए बड़े बड़े टैंकरों में भरना पड़ता था और बाद में फिर प्रोसेस करके उन्हें फर्टिलाइजर बनाना होता था। किसी दुर्घटना के दौरान वो टैंकर फटता है और फटने के कारण उसमें से जो गैस निकलती है उससे रातों रात 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। एक बहुत भयंकर और खतरनाक घटना। होना चाहिए था कि उस कंपनी को तुरंत सील करने के बाद उस कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके ऊपर केस चलता, मुकदमा चलता और उन्हें जेल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस देश के भ्रष्ट गद्दार नेताओं ने घूस लेकर के, पैसा खा करके उनके डायरेक्टरों को यहां से जाने दिया। ये बात राजीव भाई जैसे आत्माओं को हजम नहीं हुई और उन्होंने बनवारी लाल शर्मा जी के साथ मिलकर के आजादी बचाओ आंदोलन नाम की शुरुआत कर दी। आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से 2 सालों में ही घर घर जाकर के उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में अपनाने का एक ऐसा महाअभियान चलाया कि हजारों लाखों के लोग आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ने लगे और अंततः यूनियन कार्बाइड कंपनी को बंद होना पड़ा और ये देश छोड़ करके जाना पड़ा। हम सब जानते हैं आज यूनियन कार्बाइड कंपनी कोई काम नहीं करती है। वो आजादी बचाओ आंदोलन वहां तक ही नहीं रुका और राजीव भाई वहीं तक नहीं रुके, चूंकि वो किसी संस्था, किसी समूह के गुलाम नहीं थे। वो अपने जीवन में मस्त रहने वाले, कहीं भी घूमने चलने फिरने वाले एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। फिर उन्होंने अपना ये कदम बढ़ाया सेवाग्राम वर्धा की तरफ और सेवाग्राम वर्धा जाकर के गांधी जी का 1935 में बनाया गया सेवाग्राम बापू कुटी आश्रम में रह करके अपने गुरु प्रोफेसर धर्मपाल जी के साथ और उनके सानिध्य में ऐसे ऐसे दस्तावेजों का पता लगाया, ऐसे ऐसे रहस्यमयी आर्टिकल्स का, रिसर्च पेपर्स का पता लगाया जो कि प्रोफेसर धर्मपाल जी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन से निकाल कर भेजते थे, जो कि भारत के गुलामी के सबूत बताने वाले दस्तावेज थे। और ऐसे करीब 50,000 से ज़्यादा दस्तावेज राजीव भाई ने तैयार किए, उनका अध्ययन किया, उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद इस देश के 5,000 से ज़्यादा विदेशी ताकतों को भगाने का संकल्प लेकर निकल पड़े, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस देश में एक अकेली कंपनी आई थी 16वीं 17वीं शताब्दी में व्यापार करने के नाम से, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी को भगाने के लिए 7,32,000 क्रांतिकारियों को अपने प्राणों का न्यौछावर करना पड़ा। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर स्वतंत्र भारत के भीतर आज 5,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स काम कर रहे हैं, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हमारा देश आज किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है। और आज 2022 का दिन है, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन स्वदेशी की धारणा और विदेशी कंपनियों को भगाने का काम किया, आज के समय में हम अपने जीवन में जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब उन्हीं विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया गया है। चाहे वो सुबह उठकर चाय पीने से लेकर के मंजन हो, पेस्ट हो, ब्रश हो, परफ्यूम हो, स्प्रे हो, कपड़े हो, जूते हो, मोजे हो और खाने पीने के सामान हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, सब कुछ हम विदेशी कंपनियों का बनाया गया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे बलिदानियों के जीवन के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय होगा कि अगर उनकी आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों का ऐसे अपमान करेंगी, तो हमें वापस से उनके विचारों पर चलना होगा, उनके उद्देश्यों पर चलना होगा कि राजीव भाई ने क्यों 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला। क्योंकि आज
हमारा देश इन्हीं कॉरपोरेट सेक्टर के गुलामी के भीतर धंसता चला जा रहा है। बाद में उनकी भेंट मुलाकात हुई 2004 के समय में आज के वर्तमान में योग गुरु कहे जाने वाले बाबा रामदेव जी से। और बाबा रामदेव जी से मिलने के बाद बहुत सारे गंभीर विषयों मुद्दों पर चर्चाएं हुई, और चर्चाएं होने के बाद भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान बना, जिसके तहत कुछ उद्देश्य तय किए गए। जैसे विदेशों में स्विस बैंक में जमा हुआ जितना भी आज़ादी के बाद का काला धन है, लूट का धन है, नेताओं का इकट्ठा किया गया धन है, वो वापस आना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा जो 350 लाख करोड़ रुपए लूटे गए 200 सालों में, वो सब कुछ वापस आना चाहिए। हमारे देश का जो कोहिनूर है जिसे अंग्रेज लूट कर लेकर चले गए, हमारे देश के ग्रंथ जिसे लूट कर लेकर चले गए, वो सब कुछ भारत में आना चाहिए। हमारे देश के ऋषियों महर्षियों के जो विचार थे, जो उद्देश्य थे, जो उन्होंने अष्टांग योग दिया, जो उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि दी, जो उन्होंने काय चिकित्सा बाल तंत्र भूत विद्या कौमार भृत्य ग्रह चिकित्सा रसायन तंत्र वाजीकरण तंत्र शल्य चिकित्सा वगैरह जैसे अष्टांग आयुर्वेद के ज्ञान दिए, वेद दिए, ऐसे विश्व गुरु भारत से जो कुछ भी दुनिया ने लूटा है, जो कुछ भी अंग्रेजों ने लूटा है, वो सब कुछ भारत आना चाहिए और भारत का मूल स्थापित होना चाहिए इस संसार के सामने। ये सारे उद्देश्यों को इकट्ठा करते हुए भारत स्वाभिमान नाम का अभियान चला, और देखते देखते 2007-8 के करीब में ये बना, और 2 सालों में ही राजीव भाई के अथक और निरंतर प्रयासों ने इस देश में 11 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जोड़ दिए, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा तो योग शिक्षक जुड़े हुए थे। और 11 लाख की कार्यकर्ता के साथ इस देश में जब राजीव भाई ने बोलना शुरू किया, तब इस देश के धूर्त नेताओं का जमीन खिसकना शुरू हो गया। इसके पहले तो वो सुनते थे, समझते थे, लगता था चलो यार कोई बोल रहा है कोई ऐसे ही कह रहा है। लेकिन जब 11 लाख की कार्यकर्ता लेकर वो व्यक्ति बोलना शुरू कर दिया, तब इन नेताओं की कुर्सी डगमगाने लगी। और साथ ही साथ इतने बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेट का जो पूरा सेक्टर था, 5000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो आज काम कर रही हैं, जो बढ़ते बढ़ते 10,000 के करीब हो चुकी हैं, उन सभी को ये डर लगने लगा कि अगर ये व्यक्ति जीवित रहा तो इस व्यक्ति के माध्यम से हम सबका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए इसे जल्द से जल्द ख़त्म करा दो, इसे जल्द से जल्द निपटा दो अपने रास्ते से। और इसी प्रयास में भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है, जहां पर भाई राजीव दीक्षित अपने व्याख्यान के लिए गए हुए थे, भारत स्वाभिमान के ही रास्ते। और वहां पर उस व्याख्यान के दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिया गया, कुछ ऐसा खिलाया गया। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आज जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि अलग अलग प्रकार के विष होते हैं। स्थावर और जंगम 2 प्रकार का विष होता है, एक प्राणियों से पाया जाने वाला जहर और दूसरा पेड़ पौधों से पाया जाने वाला जहर। इस प्रकार दोनों तरह के जितने जहर हैं वो शरीर में जाने पर किस प्रकार का इफेक्ट दिखाते हैं, ये सारा कुछ आज समझ में आता है। और उस आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि उन्हें एक ऐसा धीमा जहर दिया गया, पौधों से प्राप्त होने वाला जहर, जिसके कारण उनका शरीर नीला पड़ गया, मुख से और नाक से उनके झाग निकलना प्रारंभ हो गई, और वो जहर बहुत मंद गति के साथ अपना असर दिखाने वाला था, बहुत धीमी रफ्तार के साथ वो असर करने वाला था। इसलिए ये पता ही नहीं चल पाया कि किस माध्यम से वो जहर शरीर में प्रवेश कराया गया, क्योंकि लंबा समय 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक के समय में असर दिखाने वाला एक ऐसा विष पिला दिया गया उस क्रांतिवीर को, उस योद्धा को, जिस विष ने उसके कदमों को रोक दिया, उसके शरीर की गतियों को, उसके इंद्रियों को शिथिल कर दिया, उसके सोचने समझने देखने की क्षमता को छीन लिया। और अंततः कहते हैं कि उन्होंने एलोपैथी की दवाएं लेने से भी इनकार कर दिया। और ये रामदेव जी का बयान है। मुझे तो कभी कभी बड़ा दुख होता है
कि कभी रामदेव जी राजीव भाई को इतना बड़ा और इतना सम्मानित दिखाते हैं और कभी वो उन्हें बड़े अपमानजनक शब्दों से तू तड़ाक के माध्यम से बात करते हैं। कभी वो उनके विचारों पर आज चर्चाएं भी नहीं करते, उनके नाम का जिक्र भी नहीं करते। ये बड़ा दुख की बात है, ये समझने का भी बात है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें रामदेव जी का हाथ है, लेकिन ये सभी कुछ एक विचार और चिंतन का विषय है, क्योंकि इन बातों को समझना एक सामान्य स्तर के बुद्धि में फिट नहीं बैठता। क्योंकि जिन लोगों ने भी ये किया वो बहुत शक्तिशाली और एक टीम में जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कई लोगों की बुद्धि मिल करके इस योजना को गति दी, और शायद जहर देने वाला भी अब तक मार दिया गया होगा। और आज का ही वो दिन था 30 नवंबर। 29 नवंबर को तबीयत खराब हुई भिलाई में। 29 नवंबर को तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, दवाएं चढ़ाई गई। मेरे पास तो बिल भी है, 2700 रुपये का बिल बना एक रात का, जिसमें उन्हें कुछ फ्लूइड दिए गए, RL DNS वगैरह दवाइयाँ दी गई। और ये अपोलो हॉस्पिटल का बिल है छत्तीसगढ़ के, और मेरे ख्याल से हाँ अपोलो ही हॉस्पिटल था, मुझे क्लियर नाम याद नहीं है। वहाँ का पूरा बिल मैंने देखा, रात भर की दवा चली और अगली सुबह राजीव भाई ने अपना देह त्याग कर दिया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को चार्टर प्लेन के माध्यम से रामदेव जी ने हरिद्वार ले आए, और हरिद्वार में फिर माता पिता जी यहाँ से पहुँचे, सारे लोग सारे कार्यकर्ता पहुँचे और एक पूरा जुनून मजमा लग गया। ये पूरी व्यवस्था होने के बाद वहाँ पर एक प्रश्न उठा बड़ा ही गंभीर, जिसमें राजीव भाई के ही बहुत करीबी और सहयोगी भाई मदन दुबे जी ने ये सवाल उठाया कि मुझे संदेह है कि राजीव भाई की मौत प्राकृतिक नहीं है। जो कहा जा रहा है कि इनका मृत्यु का कारण हृदय गति रुकने से हुई है, ये तो मात्र कारण है। हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि खुद से आ जाए, हार्ट अटैक को लाया भी जाता है, कुछ ऐसी चीजें दी भी जाती हैं जिससे हृदय की गति में रुकावट पैदा की जा सके। तो वो स्वयं से आया या दी गई? चूंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आयुर्वेद को समझता है, भली भांति जानता है, हजारों लोग आज उसके बताए गए बातों का पालन करके हम देख भी रहे हैं कि स्वस्थ हो रहे हैं, हम अपना स्वयं का चिकित्सक बनना चाह रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाओं में एक सवाल खड़ा हुआ, और उस सवाल को लेकर के रामदेव जी से मदन जी ने और उनके सहयोगियों ने बहुत चर्चाएं की, बहुत बातें की, बहुत डिस्कशन हुआ कि राजीव भाई का अंतिम संस्कार होना चाहिए, अंतिम संस्कार होने से पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन रामदेव जी ने जल्दबाजी में ये सब कुछ न होने दिया और पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। इस बात ने आज तक इस रहस्य को रहस्य बनाकर रख दिया है कि कारण क्या था मौत का, ये सही अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी उन्होंने देह को तो मार दिया, उस जीव को कैसे मार पाओगे जो उस परम का अंश है, जो उस परमात्मा का स्वरूप है। जाते ही उस जीवात्मा ने हजारों राजीव दीक्षित को खड़ा करना शुरू कर दिया, अपनी वो ऊर्जा, अपनी वो शक्ति देकर। और आज भी उनके जाने के करीब करीब 12-13 साल होने को आ गए हैं, लेकिन आज भी इस देश में राजीव भाई के विचारों का एक ऐसा लहर चल पड़ा है कि आज भारत स्वदेशीमय होने की कगार पर है। राजीव भाई कहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दूंगा, और उन्होंने खत्म कर दिया। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी 2014 से हुकूमत में आकर के ये पूरी व्यवस्था में एक सहायक मात्र साबित हुई हो, लेकिन विचार राजीव भाई के ही थे। स्वदेशी की भावना जो आज आत्मनिर्भर बन के आई है, वो भी राजीव भाई का ही विचार था। हम सबको अपने स्वदेश की तरफ बढ़ना है, हम सबको गौरक्षा की तरफ बढ़ना है, ये राजीव भाई का विचार था। वो व्यक्ति जो चाहता था कि इस देश में सनातन धर्म की स्थापना हो, आज भारत देश के लाखों लोग सनातन की तरफ बढ़ने का एक संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं। तो हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि आज का दिन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस और
पुण्यतिथि दोनों है, यानी आज ही के दिन एक ऐसी जीवात्मा, एक पुण्य आत्मा ने अवतरण लिया और आज ही के दिन उसने अपना शरीर त्याग कर दिया, मात्र 42 साल की अवस्था में। लेकिन अपने जन्म लेने से अपने देह छोड़ने तक उस जीवात्मा ने भाई राजीव दीक्षित के नाम से अपने इस भारत देश को स्वदेशीमय बनाने का एक बीज बो दिया, जो आज वृक्ष बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वदेशी शंखनाद और मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज उसी काम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और हम और आप मिलकर भारत को भारतीयता की मान्यताओं पर फिर से खड़ा करेंगे भाई राजीव दीक्षित के लिए। यही हम सबके जीवन की सच्ची और उत्तम श्रद्धांजलि होगी। ये भाव, ये विचार मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे, जो कि मुझे जरूरी लगा आज आप सभी से करना और कहना, इसलिए मैंने आप सभी के लिए अपने विचार व्यक्त किए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने राय हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को स्वदेशी दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और आज के इस दिन पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, जो आपके लोकल आसपास बनी हो ऐसी वस्तुओं का सेवन करें। जो किसान खेतों में सब्जियां उगा रहा है उससे डायरेक्ट आप प्रयास करें, चीज़ें मिल जाए तो शुद्ध खाएं, ताजी खाएं, और हमारे वैदिक परंपरा, भारतीय परंपरा, योग, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते रहें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।